Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science. This is the second video of the topic photosynthesis. In this video, our discussion will be confined to the light reaction of photosynthesis. In the first video, we have discussed about the overview of the photosynthesis. जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों रिएक्शंस को मिलाकर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और आज इस वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लाइट रिएक्शन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। लाइट रिएक्शन के पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन? क्योंकि इसमें सनलाइट या सोलर एनर्जी को चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, तो इसलिए इसे लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन कहते हैं। दूसरा नाम है इसका हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबिन हिल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी पूरे प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तीसरा इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी की हेल्प से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो कि एनर्जी कॉइन्स माने जाते हैं सेलुलर सिस्टम्स में। लाइट रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, उसमें ये इसकी साइट है, ये वहाँ पे होती है। और फाइनली इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है एसिमिलेटिंग पावर, या जिसको हम बोल देते हैं यूजेबल एनर्जी। अब ये यूजेबल एनर्जी या एसिमिलेटिंग पावर क्या होती है? ये होते हैं NADPH और ATP के मॉलिक्यूल्स। और अब देख लेते हैं लाइट रिएक्शन की थोड़ी समरी को हम देख लेते हैं। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में H2O या वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है, उसका फोटोलाइसिस होता है। वो लाइट के फोटोन्स के द्वारा वो टूटता है, और टूटता किस में है? प्रोटॉन्स में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। फोटोलिसिस के द्वारा बने प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्या होता है? देखिए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर यूज़ होते हैं आगे के प्रोसेस में, जो हम बाद में हमें पता चलेगा कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन जो बनती है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। ये वही ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन लीव्स में होती है, लेकिन ग्रीन लीव्स में ये एग्जैक्टली कहाँ पे होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। देखिए, डायग्राम में आपको दिखा रखा है ये ग्रीन लीफ। इस ग्रीन लीफ का अगर हम TS निकालें, ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखें माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। और जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, उसके नीचे ये अपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं, और इसके नीचे जो ये दिखाई गई हैं, ये हैं पैलिसेड मेसोफिल। और उसके नीचे जो ये हैं, इसको स्पंजी मेसोफिल बोलते हैं। बीच में ये वास्कुलर बंडल्स हैं, जिसमें फ्लोएम और जाइलम है। और इसके नीचे है लोअर एपिडर्मिस, और ये हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज होता है। और बीच बीच में ये जो स्पेसेस दिखाए गए हैं, ये इनको एयर स्पेसेस बोलते हैं। एयर कैविटी या एयर स्पेसेस इनको बोलते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वो फाइनली सेल्स में होती है। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, उनमें ये होती है। और अगर एक सेल को हम गौर से देखें, तो वो सेल हमें जो कुछ दिखाई देती है, वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि एक सेल, कोई भी जनरलाइज्ड प्लांट सेल अगर आप लें, तो
तो वो आपको कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसमें जो ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वी कॉल द क्लोरोप्लास्ट्स। लेफ्ट में जो आप सेल के, प्लांट सेल के बराबर में जो आप देख रहे हैं वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो वाइट आपको दिख रहा है ये सब स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा में जो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये जो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड हैं, ये जो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड हैं, और ये जो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड हैं, ये सब, इन स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड को हम बोलते हैं ग्राना या ग्रैनम। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रैनम को थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसमें ये देख लीजिए 1 2 3 ऐसे ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये जो है, ये सिंगल यूनिट जो है इसकी, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एग्जैक्टली जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो होती है इसमें, और डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को बड़ा करके ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ल्यूमेन है, और ये है जो दिख रही है आपको, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसकी डिटेल हम आपको आगे क्लियर करेंगे कि ये किस तरीके से होती है। एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में जो 2 रीजन होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जिसे हम C3 साइकिल भी कह देते हैं, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, जो कि आप समझ चुके हैं। लाइट रिएक्शन की स्टडी करने से पहले हमें लाइट रिएक्शन के अंदर यूज़ होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, या जिन्हें सिंपली हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं, फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR जिसको हम कह देते हैं, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो लाइट रिएक्शन की स्टडी करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। और इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हर एक पिगमेंट मॉलिक्यूल की एक ख़ास कलर को वो एब्जॉर्ब करता है। पौधे में अलग अलग टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि सनलाइट के अंदर 7 रंगों की या 7 कलर्स की लाइट होती है जो कि मिक्स्ड होती है सोलर लाइट के अंदर, और एक किसी खास कलर की लाइट को एक खास पिगमेंट मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब करता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो उससे फ़ायदा ये है कि अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं पौधे के अंदर, वो अलग अलग टाइप के वेवलेंथ्स को ख़राब जाने से रोकते हैं, और जो सोलर लाइट का जो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो फोटोसिंथेसिस के काम आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि हर कलर की एक यूनिक वेवलेंथ होती है और स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। जैसे कि ब्लू कलर की है 450 nm, ग्रीन कलर की है 550 nm, येलो कलर की है 580 nm, ऑरेंज कलर की है 600 nm, और रेड कलर की है 700 nm। इसका मतलब ये है कि हर एक रंग की वेवलेंथ अलग अलग होती है और स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है। हर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है मेन पिगमेंट और दूसरा है एक्सेसरी पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट सिर्फ एक ही होता है, क्लोरोफिल ए। अब तक हम पढ़ते आए थे सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में, अभी हमें पता नहीं था कि क्लोरोफिल में भी और दूसरे टाइप्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, और एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन्स और एंथोसाइनिन।
कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं केराटिन्स और दूसरे होते हैं ज़ेंथोफिल्स। और फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो भी फर्दर दो भागों में डिवाइडेड हैं, एक है फाइकोसाइनिन्स और दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन्स। देखिए, ये कैराटीन्स जो होते हैं ये ऑरेंज कलर के होते हैं और ज़ेंथोफिल पीले कलर के होते हैं, और फाइकोसाइनिन जो है वो नीले कलर का होता है, फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल के दो टाइप्स होते हैं, बेसिकली होते तो और भी हैं लेकिन यहाँ मैं दो टाइप की ही मैं बात करूँगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है और जो क्लोरोफिल बी होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। अब आपने देख लिया कि अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स का कलर भी अलग अलग है और वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पिगमेंट जिस कलर का होता है वो उसको छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए ज़ेंथोफिल जो है वो येलो कलर का है, तो वो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो बाकी सब लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा सोलर रेडिएशन में से। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें फाइकोसाइनिन की, तो फाइकोसाइनिन का कलर है ब्लू, तो ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो सोलर लाइट में जो ब्लू कलर की लाइट होगी उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सोच रहे होंगे सभी कि भाई ज़ेंथोफिल पीला क्यों दिखता है, केराटिन ऑरेंज क्यों दिखता है, फाइकोसाइनिन नीला क्यों दिखता है, या फाइकोएरिथ्रिन रेड क्यों होता है। बहुत तरीके के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो ये जो कलर्स का जो दिखना है, वो कलर्स का दिखना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी कलर की लाइट कोई किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में आ रही है और कौन कौन सी लाइट्स को जो वो है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइकोसाइनिन का कलर नीला होता है। नीला इसलिए होता है क्योंकि फाइकोसाइनिन क्या है, जब सोलर रेडिएशन फाइकोसाइनिन पे पड़ता है तो बाकी सारे रेडिएशंस, बाकी सारे कलर्स की जो लाइट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खाली नीले कलर की लाइट को वो जो है रिफ्लेक्ट करता है, और वही रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में आता है नीला, तो हमें जो फाइकोसाइनिन है वो नीला दिखता है। और एक बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिगमेंट, सपोज़ कीजिए कोई पिगमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो सारे सोलर रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर ले, सारे सोलर रेडिएशन को, जो भी लेके 400 से लेके 700 तक का जो भी विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसको वो सारे को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो हमें काला दिखाई देगा। और उसका उल्टा अगर हम करें कि सपोज़ कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सारी जो सोलर रेडिएशन है, जो विजिबल लाइट है, यानी कि 400 से लेकर के 700 nm तक का जो भी विजिबल लाइट है वो उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो जो है उसको सारे के सारे को, वो किसी को भी एब्जॉर्ब वो नहीं कर रहा है, वो सारा का सारा वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में भेज रहा है, तो वो चीज़ हमें वाइट दिखाई देगी। अब डिस्कस कर लेते हैं फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम की सबसे इजी डेफिनेशन जो दे रखी है वो ये है कि फोटो सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम जो है वो होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। फोटो सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हम PS1 भी कह देते हैं और फोटो सिस्टम 2 को हम PS2 भी कह देते हैं। फोटो सिस्टम 1 को डिनोट करने का एक और तरीका है, इसको P700 से भी डिनोट करते हैं, और फोटो सिस्टम 2 को हम P680 से भी डिनोट करते हैं। P700 को हम फोटो सिस्टम 1 कह देते हैं और P680 को हम फोटो सिस्टम 2 कह देते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि P700 की जो डिस्कवरी हुई थी, जो उसकी खोज हुई थी, वो पहले हुई थी, इसलिए हम P700 को फोटो सिस्टम 1 कह देते हैं, और P680 जो था वो बाद में खोजा गया था, इसलिए फोटो सिस्टम सेकंड उसको कहते हैं। और अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फोटो सिस्टम के
तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LHC, दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर, और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें तरह तरह के एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि सोलर लाइट को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। और रिएक्शन सेंटर जो होता है, रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए। उसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर में। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में होता है फियोफाइटिन। और यहाँ आप एक फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर को ठीक से देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इसमें देखिए चारों तरफ जो ये छोटे छोटे गोले हैं जो डिफरेंट कलर्स में शो हो रहे हैं, ये एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं, और बीच में जो ग्रीन कलर का जो गोला शो हो रहा है वो रिएक्शन सेंटर है। और रिएक्शन ये जो एंटेना मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तरह तरह की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और अपनी जो एनर्जी सोलर लाइट की जो एनर्जी इनके पास जो आती है उस लाइट को ये ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर को। ठीक है। और रिएक्शन सेंटर जो होता है वो एक्साइट हो जाता है। रिएक्शन सेंटर जब एक्साइट हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एमिट होते हैं, और जिनको के फियोफाइटिन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को वो ले लेता है। और अब बात करते हैं PAR या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज की। PAR या सिंपली जिसे हम कह देते हैं विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है जिसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो होती है 400 nm से 700 nm तक। और ये जो रेंज होती है 400 nm से 700 nm तक की जो रेंज होती है विजिबल लाइट की, सिर्फ ये ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पौधों के द्वारा यूज़ की जाती है। बाकी कोई भी वेवलेंथ पौधों के द्वारा यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि वो सारी यूज़लेस होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिहाज से। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज और देयर वेवलेंथ्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो एक अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन है वेव्स का, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर कभी आपने देखा हो या आप उसको देखें किसी बुक में या इंटरनेट पे, तो आपको या तो वो फ्रीक्वेंसीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, या एक तरफ उसमें वेवलेंथ दे रखी होंगी और दूसरी तरफ उन्होंने फ्रीक्वेंसीज़ दे रखी होंगी, दोनों उसमें शो कर रखे होंगे। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे की जो है उल्टी होती हैं। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अगर वो दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा उसमें गामा रेज सबसे लेफ़्ट में, और इसके बाद लेफ़्ट टू राइट जब आप चलते हैं तो गामा रेज के ठीक बाद में आएंगी एक्स रेज, उसके ठीक बाद आएगी यूवी रेज या जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज कह देते हैं। इसके बाद आएगी विजिबल लाइट जिसकी जो रेंज है वो 400 nm से 700 nm तक होती है। इसके ठीक बाद आएगी इंफ्रारेड, और उसके ठीक बाद आएंगी रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स वही होती हैं जिनमें ये रडार, रेडियो, टीवी के सिग्नल्स की वाली जो वेव्स होती हैं ये वही होती हैं जिन पे टीवी का या रेडियो का जो है प्रसारण होता है। और अब बात करते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। Absorption spectrum is the graph showing the amount of light absorbed at various wavelength of PAR or visible light by the different types of pigments. जैसे कि आप सब जानते हैं कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है जो कि ये शो करता है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की या किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए,
एक्स एक्सिस पर इन्होंने विजिबल लाइट की वेवलेंथ को इन्होंने प्लॉट किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर इन्होंने एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट को शो किया हुआ है इस ग्राफ में। और इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोफिल ए जो होता है या क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों रफली अगर आप देखें तो वो ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा जो है एब्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन वो शो करते हैं क्लोरोफिल्स की मैं बात करूँ तो। और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये करते हैं वायलेट, ब्लू और ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब ये करते हैं। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को एक बार फिर थोड़ा गौर से देखिए। इसमें देखिए ज़रा नोट करके देखिए कि भाई क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो आपको लगभग 450 nm पर उसकी पीक आपको दिखाई देती है, और जो एक दूसरी जो पीक जो उसकी दिखाई देती है वो दिखाई देती है 650 nm पर। यानी कि क्लोरोफिल ए की दो पीक्स आपको दिखाई देती हैं, एक दिखाई देती है आपकी 450 nm की लाइट में, और दूसरी आपको दिखाई देती है 650 nm की लाइट में, जो कि रेड रीजन में पड़ती है। और ये 450 nm की जो वेवलेंथ है वो पड़ती है ब्लू रीजन में। तो अब यहाँ आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब वो कर रहा है। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो वो भी उसकी जो पीक है वो 450 के से 500 के बीच में उसकी पहली पीक इसकी दिखाई देती है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में उसकी जो पीक दिखाई देती है वो 650 से 700 nm के बीच में दिखती है। तो ये ऑब्वियसली एक स्पष्ट बात है कि भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हैं वो दोनों जो है ब्लू लाइट और रेड लाइट को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनकी पीक्स वो वहीं देखने के लिए आपको मिलती हैं। और बीच में अगर आप देखें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के दोनों जो हैं वो 500 से लेकर के 600 nm के बीच में वो कोई ख़ास एब्सॉर्प्शन वो शो नहीं करते हैं, कोई भी लाइट का एब्सॉर्प्शन वो शो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लेके ग्रीन लाइट और येलो लाइट वगैरह को वो एब्जॉर्ब जो है वो नहीं करते क्लोरोफिल्स। इसके विपरीत अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स की श्रेणी में आएंगे, और ये करते हैं वायलेट और ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब। और अगर आप देखें कैरोटीनॉइड्स को तो ये इन सब को इनकी जो पीक्स जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं 450 के आसपास इसकी एक पीक मिल रही है, दूसरी मिल रही है इसकी 500 के आसपास इसकी एक दूसरी पीक मिल रही है कैरोटीनॉइड्स की, और ये 600 तक ये एब्सॉर्प्शन 600 nm तक ये एब्सॉर्प्शन ये शो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें फाइकोसाइनेंस की, तो फाइकोसाइनेंस का जो एब्सॉर्प्शन पीक आपको देखने को मिलता है वो मिलता है लगभग 600 nm पे, ठीक है। तो ये 500 से स्टार्ट होकर के जो फाइकोसाइनिन एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं लाइट को, और इसकी जो पीक मिलती है वो 600 nm पे मिलती है, और 650 तक आते आते इस वेवलेंथ तक आते आते इसका बहुत लो ये एब्सॉर्प्शन लाइट का शो करता है। तो बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये जो है येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है फाइकोसाइनिन। कहने का मतलब ये है कि इसमें पौधों के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोसाइनिन है। ये सब क्या करते हैं, इनका फ़ायदा ये है कि जो लाइट जो है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो क्लोरोफिल बी कर लेता है, और जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो जो है कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब उसको कर लेते हैं उस वेवलेंथ की लाइट को। और जो ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह जिसको जो लाइट को ये नहीं कर पाते एब्जॉर्ब, उसको कर लेते हैं फाइकोसाइनिन्स और दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 400 से 700 nm का जो हमारा PAR है, जो या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है, जो उसकी कोई भी वेवलेंथ को ये इतने सारे वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स होते हैं ये सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और किसी भी वेवलेंथ की लाइट को ये ख़राब नहीं जाने देते, और मैक्सिमम यूज़ करते हैं लाइट का ये फ़ोटोसिंथेसिस में। तो इससे कोई भी वेवलेंथ की लाइट जो है वो ख़राब नहीं होती, और सारा वेवलेंथ जो है वो
जो सनलाइट का जो PAR जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन की कोई भी वेवलेंथ जो है ये ख़राब ये जाने नहीं देते। इतने सारे पिगमेंट्स का ये फ़ायदा है। अब बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। एक्शन स्पेक्ट्रम इज़ द ग्राफ शोइंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ होता है जो ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ या कौन सी कलर की लाइट में कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है या होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स के लिए प्लॉट किया जाता है। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने अभी पढ़ा है। और एक्शन स्पेक्ट्रम जिसकी हम अब बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो है क्लोरोफिल ए के लिए प्लॉट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्लोरोफिल ए के लिए ही क्यों प्लॉट किया जाता है। तो उसका जवाब ये है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के लिए इसलिए प्लॉट किया जाता है क्योंकि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है, बाकी सब जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन एक और निकल करके आ रहा है कि भाई क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट क्यों है। अब इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि मेन जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए को माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की क्वालिटी रखता है। बाकी किसी पिगमेंट में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सके। और रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए ही होता है और सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं बाकी सारे पिगमेंट्स और वो अपनी अपनी एनर्जी को जो है वो रेजोनेंस ट्रांसफ़र के मीडियम से क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। और क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक्साइट होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जो कि आगे के प्रोसेस में काम आता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम, अब ये क्वेश्चन एक और होता है कि भाई एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको प्लॉट कैसे करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग लाइट्स में, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स में कि प्लांट कितना परसेंट वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम को खींचा जाता है। और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में ये आएगा एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक हेल्दी ग्रीन प्लांट को लेना होता है फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ और उसको जो है कंट्रोल्ड उसके एनवायरनमेंट में उसको जो है ये देखना होता है कि ये किस लाइट में कितना ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हेल्दी ग्रीन प्लांट को लेकर के उसको जो है सबसे पहले हम एक्सपोज करते हैं उसको 450 nm की ब्लू लाइट में उसको रखते हैं और कोई दूसरी लाइट उस पर हम नहीं डालते, सिर्फ उसको ब्लू लाइट में ही एक्सपोज उसको करते हैं बंद कमरे के अंदर। और फिर उसको 24 घंटे या 48 घंटे उसको देखते हैं कि वो कितना फोटोसिंथेसिस उसने कितने % फोटोसिंथेसिस उसने किया है। इसके बाद अपनी रीडिंग को हम जो है जो वेवलेंथ के अगेंस्ट हम उसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम उसको 500 nm पे उसको वही प्रैक्टिकल हम दोबारा दोहराते हैं। इसके बाद हम उसको 550 nm पे जो कि ग्रीन लाइट होती है उसमें हम उस प्रैक्टिकल को दोबारा दोहराते हैं। इसके बाद हम 50-50 करके इंक्रीज़ करते जाते हैं और 700 तक हम अपने जो है डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। 700 nm तक हम अपने डेटा को बारी बारी से 50-50 nm हम बढ़ाते जाएंगे और 700 nm तक जो है हम अपने डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हम जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे परसेंटेज हमने निकाला है कि भी इतने % होता है, इतने % इस लाइट में इतने % हो रहा है, इस लाइट में इतने % हो रहा है, इस लाइट में इतने % हो रहा है। तो फिर इसको जो है एक ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करते हैं और उसका जो कंक्लूज़न जो निकल करके आता है वो उसका कंक्लूज़न लगभग कुछ ऐसा निकल करके आता है जैसे कि आप अपने सामने एक ग्राफ देख रहे हैं। इसमें जो है एक एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की % को जो है प्लॉट किया गया है, ठीक है, जो कि 100% तक ये जा रही है। और इधर की साइड जो नीचे जो है ये वेवलेंथ इसमें दे रखी है, ये 400 से 700 तक ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, नॉर्मली देखिए इसको, बहुत ज़्यादा इसको गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको 2 पीक्स, बड़ी पीक्स दिखाई देंगी, बीच में एक वैली आपको दिखाई दे रही है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस के जो रेट है वो शो हो रहा है ब्लू लाइट में और रेड लाइट में, और येलो ग्रीन लाइट में ये सबसे लोएस्ट जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये शो कर रहा है। तो ये जो है इस एक्शन स्पेक्ट्रम से ये कंक्लूज़न हमारा निकलता है। अब हम बात करते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच के डिफरेंस की। क्या फ़र्क होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच में? पहला डिफरेंस ये है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या करता है, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट में कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सभी पिगमेंट्स के लिए प्लॉट किया जाता है, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम केवल क्लोरोफिल ए के लिए प्लॉट किया जाता है। नॉर्मली देखने पर दोनों ग्राफ्स में अगर हम देखें तो कॉमन बात यह है कि 400 nm से लेके 500 nm के बीच में और 600 nm से लेके 700 nm के बीच में आपको जो है वो पीक्स देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 400 to 500 के बीच में यहाँ भी आपको पीक देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे भी आपको एक पीक देखने के लिए मिल रही है, और इधर 600 to 700 nm में भी आपको एक पीक देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ भी 600 से 700 nm के बीच में आपको एक पीक देखने के लिए मिल रही है। जबकि जो कि 500 से लेके और 600 nm के बीच में एक वैली या गहराई या एक घाटी जैसी संरचना आपको देखने के लिए मिलती है दोनों ग्राफ्स के बीच में, अगर आप गौर से देखें तो। लेकिन अगर थोड़ा सा इसका थोड़ा माइन्यूटली इसको स्टडी किया जाए, थोड़ा सेंसिटिवली इसे देखा जाए, थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण अगर किया जाए, तो हमें जो है दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली ये कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो नुकीली हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो कर्व्ड होती हैं। कर्व्ड, ये देखिए कर्व दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए ये पॉइंटेड है और ये कर्व्ड है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दोनों पीक्स के बीच में एक डीप वैली होती है। वो एक वैली होती है, ये देखिए वैली दिख रही है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डीप वैली आपको देखने के लिए मिल रही है। पीक्स ऊंची हैं और कंपैरेटिवली देखा जाए तो वैली जो है वो डीप है, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम की दोनों जो पीक्स होती हैं उनके बीच में जो वैली मिलती है वो उतनी डीप नहीं होती। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये जो है एक्शन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, तो ये दोनों पीक्स हैं, इनके बीच में जो वैली है वो कंपैरेटिवली उतनी गहरी नहीं है जितनी गहरी वो जो है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखने के लिए आपको मिलती है। इस ऑब्जर्वेशन से ये एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि 500 nm से 600 nm के बीच में, यानी कि येलो ग्रीन लाइट के जो रेंज है उसमें जो है क्लोरोफिल ए उतनी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता जितना कि वो फोटोसिंथेसिस कराता है। अगर आप देखें गौर से तो 500 to 600 nm को अगर आप देखें इधर तो 10% से भी लो ये एब्जॉर्प्शन ये शो कर रहा है, जबकि अगर आप इसको 500 से 600 nm के बीच में अगर आप देखें तो ये अबव 60% ये जो है शो कर रहा है, और थोड़ा सा अगर हम नीचे भी चलें, लोएस्ट भी आएँ, तो ये 40% के आसपास ये जो है शो करता है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है शो करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इतनी ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता क्लोरोफिल ए जितना ये फोटोसिंथेसिस ये करा रहा है। तो 500 nm से 600 nm के बीच में फोटोसिंथेसिस ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी हिसाब से फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि लाइट इतनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है जितना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, अगर हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को केयरफुली देखें तो हमें पता चलता है कि 400 nm से 500 nm के बीच में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स सारे मिलकर सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरी तरफ 600 nm और 700 nm के बीच में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से हमें एक्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक्स होती हैं वो शार्प नहीं मिलती, बल्कि वो कर्व्ड होती हैं थोड़ी सी और ब्रॉड होती हैं। और 500 और 600 nm के बीच में
क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन इस रेंज में फाइकोसाइनिन्स, फाइकोएरिथ्रिन्स, एंथोसाइनिन, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण 500 और 600 nm के बीच में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, और जो 500 और 600 nm के बीच में जो वैली होती है वो वैली जो है डीप नहीं मिलती एक्शन स्पेक्ट्रम में, बल्कि वो शैलो मिलती है और थोड़ी सी नैरो मिलती है। ये देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 400 और 500 nm के बीच में जो 3 पीक्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की, ये सभी जो हैं जब इकट्ठा हो जाएंगी तो ये ब्रॉड हो जाएंगी और इतनी शार्प नहीं रहेंगी, ये कर्व्ड हो जाएंगी। और ऐसे ही इधर 600 और 700 nm के बीच में जो आपको दो ये पीक्स देखने के लिए मिल रही हैं, क्लोरोफिल ए की और क्लोरोफिल बी की, ये दोनों जब अपनी अपनी एनर्जीज जो इनकी इकट्ठा हो जाएंगी तो ये जो पीक्स हैं जब एक हो जाएंगी तो ये ब्रॉड हो जाएंगी और ये कर्व्ड हो जाएंगी। और ऐसे ही बीच में देखिए, ये 500 nm से 600 nm के बीच में कैरोटीनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन वगैरह, एंथोसाइनिन वगैरह इसमें दिखाए हुए नहीं हैं, लेकिन ये सभी पिगमेंट्स जो होते हैं ये अपनी अपनी एनर्जीज़ को जो है ये जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं एब्जॉर्ब करके, और इसी वजह से जो वैली जो है वो डीप नहीं मिलती, वो वैली जो है शैलो और नैरो मिलती है एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर।